29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। इस टाइम प्लेन को उड़ा रहे थे 55 साल के फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट एल्विन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक वेटरन पायलट थे। इन्हें 29,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 साल के एल्बर्ट जॉन बर्ट स्टॉकस्टिल मौजूद थे, जिन्हें 5,800 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में 51 साल के डोनाल्ड लुई डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। अब हुआ कुछ यूं कि रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। सभी पैसेंजर्स अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं क्रू मेंबर्स भी अपनी अपनी रूटीन ड्यूटीज में लगे हुए थे। इधर प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और अब समय हो चुका था 11:30 का। इसी टाइम पर प्लेन को मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए ड्यूरिंग द लैंडिंग प्रोसेस फ्लाइट कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर के लीवर को नीचे किया। दरअसल लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करता है, और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग ग्रीन हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। दरअसल को पायलट बर्ट स्टॉकस्टिल ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहां उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली चीज दिखी। उन्होंने देखा कि लीवर के नीचे होने के बाद भी यह इंडिकेटर जला ही नहीं था। बर्ट स्टॉकस्टिल ने तुरंत ये बात अपने कैप्टन बॉब लॉफ्ट को बताई। इसके बाद कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं जला। अब दोनों पायलट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है, और बिना इस इंडिकेटर के जले वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। और बिना लैंडिंग गियर के खुले अगर एयरप्लेन को लैंड करवाया जाता तो उसका एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। इसलिए सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए पायलट ने तुरंत एटीसी से कॉन्टैक्ट कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। इसके बाद एटीसी ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दिया कि वह तुरंत अपने प्लेन को 2000 फीट की हाइट पर ले जाएं। इसके बाद कैप्टन बॉब लॉफ्ट प्लेन को 2000 फीट की हाइट पर लेकर गए, जहां वेस्ट डायरेक्शन में फ्लोरिडा एवरग्लैड्स के ऊपर यह प्लेन मंडराता रहा। इसके बाद कैप्टन लॉफ्ट ने अपने को पायलट स्टॉकस्टिल से कहा कि अब फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दे। ऑटो पायलट मोड पर डालने के 80 सेकंड बाद तक यह प्लेन करीब 2000 फीट की हाइट पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो केबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इस इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने इस इंडिकेटर सिस्टम को खोलकर इसे बारीकी से चेक किया, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी यह इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को प्रेस किया जिससे प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती है, जिससे यह पता चलता है कि एयरक्राफ्ट के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बाद भी यह इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद कैप्टन बॉब ने इंजीनियर रेपो से कहा कि वो प्लेन के बॉटम केबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी विंडो से देखे कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। ये सुनने के बाद रेपो बिना देर किए हुए बॉटम केबिन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, और बिना नोज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड नहीं करवाया जा सकता था, और अगर वह ऐसा करने की कोशिश करते तब भी एक मेजर एक्सीडेंट का रिस्क था। इन्हीं सब के बीच लगभग 2 मिनट का टाइम बीत चुका था और एयरक्राफ्ट अपने आप ही 100 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना ही तो पायलट्स का ध्यान जाता है और ना ही किसी क्रू मेंबर इस बात को महसूस कर पाए कि प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अगले 70 सेकंड में यह प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है और एक सर्टेन हाइट खो देने के बाद एयरक्राफ्ट के सभी वार्निंग अलार्म्स एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं। अब प्लेन में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे पैनिक करने लगते हैं और क्रू मेंबर्स सभी पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इधर अगले 50 सेकंड में यह प्लेन अपनी प्रिस्क्राइब्ड हाइट 2000 फीट की बजाय 1000 फीट पर आ जाता है। इसके बाद को पायलट बर्ट स्टॉकस्टिल इस एयरक्राफ्ट को 180 डिग्री पर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम एल्टीट्यूड की वजह से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते और अगले 10 सेकंड से भी कम टाइम में यह एयरक्राफ्ट नीचे आकर काफी बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। मौत का यह मंजर इतना भयानक था कि जब प्लेन जमीन से टकराया तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर पर आवर्स थी। प्लेन का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस क्रैश में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि लकीली 75 लोगों की जान बचा ली गई, जिसमें 67 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। इसके बाद इस क्रैश के लिए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई गई और साथ ही इस एयरक्राफ्ट के मलबे से जो बचे सही सलामत पार्ट्स थे उसे दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स से रिप्लेस कर यूज में ले लिया गया। खैर, अब तक के ये सारे घटनाक्रम नॉर्मल थे, लेकिन इसके बाद ही यहीं से शुरू होता है भूतिया घटनाओं का सिलसिला। तो इस बात को समझने के लिए एक और ईस्टर्न एयरलाइन ट्राइस्टार 308 की ओर चलते हैं। होता कुछ यूं है कि 180 पैसेंजर्स से भरी हुई यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस फ्लाइट की एक फ्लाइट अटेंडेंट
अपनी सीट से उठकर फूड स्टोर की तरफ जाती है। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही उसने खाना गर्म करने के लिए ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। वो चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी चीख गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब हजारों फीट की हाइट पर उसने ऐसा क्या देख लिया था जो वो इस कदर डर गई। दरअसल ओवन के पीछे लगे शीशे में उसे एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद ही डरावना था। साथ इस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। वह चेहरा भी वहां से गायब हो चुका था। इस फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका नाम मैरी था, उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम है, और यही सोचते हुए जैसे ही उसने एक बार फिर से अपना हाथ उस ओवन की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही वह चेहरा एक बार फिर से उसके सामने आ गया, और इस बार उसकी आंखों की बजाय उसके होंठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह चेहरा मैरी को कुछ बताना चाहता हो। पर इधर मैरी की हालत डर की वजह से इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ देर के लिए उसे लगा कि मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। लेकिन अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैरी सीधा इस प्लेन के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंचती है और उसे सारी घटना के बारे में बताती है। पहले तो फ्लाइट इंजीनियर को भी मैरी की इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वह फेस अभी भी शीशे में दिखाई दे रहा था और अब की बार तो ये बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मैरी दोनों को ही यह चेहरा बोलकर चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस प्लेन में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। और बस इतना कहते ही वो चेहरा एक बार फिर से वहां से गायब हो गया। मैरी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह फेस किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था। दरअसल यह चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुई डॉन रेपो का था। उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का गोस्ट ही था। और इसके तुरंत बाद फ्लाइट इंजीनियर और मैरी ने सभी क्रू मेंबर्स और पायलट को यह बात बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि इसके बाद फ्लाइट जैसे ही आगे बढ़ी तो मेक्सिको के पास पायलट को प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण प्लेन को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक लैंड भी कर लिया था। प्लेन को रिपेयर करने के बाद जांच के लिए एक बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी तो इसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही एक्सप्लोड हो गया, जिसे देखकर सभी की सांसें अटक गईं। और यह हादसा देखकर फ्लाइट इंजीनियर और मैरी को बार बार डॉन रेपो की वो बात याद आ रही थी। और इधर इस घटना को देखकर सभी यही सोच रहे थे कि अगर वो इस फ्लाइट में बैठे होते तो अभी तक वो शायद ही जिंदा बच पाते। इस तरह के स्ट्रेंज प्लेन एक्सीडेंट के बाद से ही इसे घोस्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइट 401 नाम दिया गया। और वैसे इस इंसिडेंट पर द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक फिल्म भी बनी है। यहाँ दरअसल एक बात है वो ये कि जो ओवन फ्लाइट 318 में लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से निकालकर ही लगाया गया था। तो शायद आपको इन दोनों जहाज के बीच का लिंक समझ आ गया होगा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब इस तरह की भूतिया घटना घटी हो, जबकि फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी थी। दरअसल ये बात 1973 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से ही ट्रेवल कर रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पायलट की ड्रेस पहने फ्लाइट के कैप्टन बैठे हुए थे और इन दोनों के बीच अच्छी खासी बातें चल रही थी। लेकिन तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट को ख्याल आया कि अगर फ्लाइट का कैप्टन ही उनके साथ बैठा है तो फिर प्लेन उड़ा कौन रहा है। यह सोचते ही वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठे और कॉकपिट की तरफ दौड़े, लेकिन अपनी सीट से उठने से पहले उन्होंने एक बार गौर से अपने साथ बैठे पायलट की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर इस कैप्टन के चेहरे पर पड़ी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे और इस बारे में बहुत कहानियां भी सुन रखी थी। दरअसल यह फेस क्रैश्ड फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था, जिनकी मौत को अब 1 साल का वक्त हो चुका था और वही उनके पास वाली सीट में बैठे हुए थे। खैर, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत कॉकपिट में पहुंचते हैं और सारी घटना इस फ्लाइट के पायलट्स को बताते हैं। ये सब सुनने के बाद जब पायलट बॉब लॉफ्ट या उनके घोस्ट को वहां देखने पहुंचे तो वहां से वह गायब हो चुका था। ऐसा ही एक इंसिडेंट ट्राई स्टार 318 में एक बार और घटा, जब इस प्लेन के फ्लाइट इंजीनियर एयरक्राफ्ट के रूटीन टेस्ट के लिए फ्लाइट के केबिन में घुसे, लेकिन केबिन में घुसने के साथ उन्हें डॉन रेपो बैठे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट इंजीनियर की भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फ्लाइट इंजीनियर को देखने के बाद डॉन रेपो का यह गोस्ट उठा और बोला कि प्लेन में सब कुछ ठीक है, और बस इतना कहते ही वो तुरंत ही फ्लाइट के पीछे वाले डोर से कहीं गायब हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने इन बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमिटीज को बनाई। लेकिन जब इस इन्वेस्टिगेशन कमिटी के एक ऑफिसर मायामी से अटलांटा ट्रेवल कर रहे थे तो उन्हें भी कॉकपिट में डॉन रेपो का गोस्ट काम करते हुए दिखाई दिया। ईस्टर्न एयरलाइंस 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटनाओं पर एक बुक भी लिखी गई है, और इस बुक में बताया गया है कि फ्लाइट 401 क्रैश होने के बाद कई फ्लाइट्स के साथ गोस्टली इंसिडेंट्स हो चुके हैं।
और जिस भी फ्लाइट्स में यह भूतिया घटनाएं घटी वो इसलिए थी क्योंकि इन सभी फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के मलबे से बचे हुए प्लेन के हिस्सों को निकालकर इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वो वजह और कनेक्शन था कि इन सभी प्लेन में गोस्टली इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे थे। खैर, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं डॉन रेपो और बॉब लॉफ्ट अपने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा कर रहे थे और कई बार कई लोगों की जिंदगियां बचा ली थी, वरना और भी ना जाने कितने हादसे होते या कितनी जानें जाती। तो ये थी फ्रेंडली एंड प्रोटेक्टिव घोस्ट और घोस्ट फ्लाइट 401 की पूरी कहानी।